हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम ओशो यानी आचार्य रजनीश का साम्राज्य बनने और बिखरने की कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं। रजनीश ओशो के लाखों शिष्य थे। भारत और भारत से बाहर भी पूरी दुनिया में आचार्य रजनीश को भगवान रजनीश के नाम से भी जाना जाता था। ओशो का अर्थ है कि वो शख्स जिसने अपने आप को सागर में विलीन कर लिया था। उन्होंने दुनिया से लगभग 33 वर्ष के हो चुके थे, लेकिन आज भी उनकी लिखी किताबें बिक रही हैं। उनकी वीडियो और ऑडियो सोशल मीडिया पर आज भी खूब देखने और सुनने को मिलती हैं। उनको गए हुए 33 वर्ष हो गए, मगर आज भी लोगों को दिलों में जिंदा हैं। ओशो में लोगों की दिलचस्पी इसलिए भी जागी क्योंकि वो किसी परंपरा, दार्शनिक विचारधारा या धर्म का हिस्सा कभी नहीं रहे। 11 दिसंबर 1931 को मध्य प्रदेश में जन्मे ओशो का असली नाम चंद्रमोहन जैन था। वसंत जोशी ओशो की जीवनी द ल्यूमन्स रेबन लाइफ स्टोरी में लिखी गई थी। ओशो एक सामान्य बच्चे की तरह बड़े हुए थे, लेकिन तब भी उनमें कुछ ऐसा अलग था जो उन्हें सामान्य बच्चों से अलग करता था। बचपन से ही उनमें एक गुण था, सवाल पूछना और प्रयोग करना। शुरू से ही लोग उनमें दिलचस्पी दिखाया करते थे। मानव प्रवृत्ति पर पैनी नज़र रखना और उनका मुख्य सुलग हुआ करता था। नतीजा यह हुआ कि अपने से बाहर की दुनिया और मानव मस्तिष्क पर उनकी बड़ी बारीकी से नज़र हुआ करती थी। कौन क्या कर रहा है, कौन किस तरह से देख रहा है, कौन क्या सोच रहा है और क्या बोल रहा है, हर चीज़ में। जब 1951 में बीए पास करने के बाद ओशो ने जबलपुर के हितकारिणी कॉलेज में दाखिला लिया तो दर्शन शास्त्र के एक प्रोफेसर ने उनकी थोड़ी कहासुनी हो गई। वो लेक्चर के दौरान उनसे सवाल पूछते थे और प्रोफेसर उनके जवाब देते देते तंग आ जाते थे और समय पर अपना कोर्स पूरा नहीं करवा पाते थे। वसंत जोशी लिखते हैं कि आखिरकार जब प्रोफेसर से बर्दाश्त नहीं हुआ तो उन्होंने प्रधानाचार्य को अल्टीमेटम कर दिया था और उस कॉलेज से या तो वो रहेंगे और या फिर चंद्रमोहन जैन। प्रधानाचार्य ने चंद्रमोहन जैन को अपने दफ्तर में बुलाकर कॉलेज छोड़ देने के लिए कहा। हालांकि उन्होंने माना कि इस प्रकरण में उनकी कोई गलती नहीं है, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि इस मुद्दे पर और भी बच्चों का नुकसान हो और एक विशिष्ट प्रोफेसर अपने पद से इस्तीफा दे। चंद्रमोहन ने इस शर्त पर कॉलेज छोड़ने का फैसला कर लिया कि प्रिंसिपल उनका दाखिला किसी और कॉलेज में करा दे। रजनीश इतने कुख्यात हो चुके थे कि शुरू में ही हर कॉलेज में उन्हें अपने यहाँ रखने से इनकार कर दिया जाता था। बाद में बड़ी मुश्किल से डीएन जैन कॉलेज में उनका दाखिला हो पाया। युवा अवस्था में रजनीश को हमेशा सिरदर्द की शिकायत रहती थी। एक बार जब उनका सिरदर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो उनके भाई क्रांति और अरविंद उनके पिता को बुलाना पड़ा था। उनके पिता का मानना था कि अत्यंत पढ़ाई के कारण रजनीश के सिर में दर्द रहता है। उनको याद था कि किस तरह रजनीश अपनी माथे पर बाम लगाकर पढ़ना जारी करते थे। प्रोफेसर की नौकरी छोड़कर जाने के बाद वो कैसे गुरु बने। रजनीश अपने करियर की शुरुआत 1957 में रायपुर के संस्कृत विश्वविद्यालय से हुई थी। सन 1960 में जबलपुर विश्वविद्यालय में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बन गए थे।
उनको उस जमाने में एक तेज़ तर्रार अध्यापक माना जाता था। उनके पढ़ाने का तरीका भी बहुत अलग था। इस दौरान एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। पूरे भारत का दौरा करने लगे और राजनीतिक धर्म पर विवाद व्याख्या देने लगे थे। कुछ दिनों के बाद उन्होंने प्रोफेसर के पद से त्यागपत्र दे दिया और पूरी तरह से गुरु बनकर सन 1959 में उन्होंने मुंबई में अपना मुख्यालय स्थापित किया। एक साल पहले उनसे मिलने माँ योग लक्ष्मी उनके प्रमुख सहायक बन गई थी। वर्ष 1981 तक वो इस पद पर रही। इसी दौरान उनकी मुलाकात एक अंग्रेज महिला से हुई थी। उनको रजनीश ने सन्यासी नाम देकर उनका एक नामकरण किया था। वो उन्हें अपने पिछले जन्म की दोस्त मानते थे और उनकी निजी सहयोगी भी बन गई थी। रजनीश ने शुरुआत से ही सदियों से चली आ रही धार्मिक धारणाओं और कर्म कांडों के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाई थी। एक आध्यात्मिक गुरु के तौर पर ओशो का मानना था कि संगठित धर्म लोगों का आध्यात्मिक ज्ञान की बजाय लोगों का विभाजन करने का जरिया बन गया है। उनकी नज़र में धर्म कुरीतियों का शिकार होकर अपने जीवन की शक्तियों को खो चुका था। ओशो ने धर्म और राजनीति को एक ही सिक्के के दो पहलू मानता, जिसका एकमात्र उपदेश था लोगों पर नियंत्रण करना। उन्होंने पूर्वी दर्शन और अपनी अद्भुत माया और अपनी अद्भुत सोच से लोगों की सोच को भी बदलना शुरू कर दिया था। कई सालों तक ओशो को सचिव रही माँ आनंदशीला बहुत कम उम्र उनके संपर्क में आ गई थी। ओशो अपनी हर महिला अनुयायी को माँ का नाम दिया करते थे, क्योंकि वो हर महिला को मातृत्व के प्रतीक मानते थे और उन्हें सब हर पुरुष स्वामी कहकर पुकारते थे, ताकि उन्हें हमेशा ये बात याद रह सके कि उन पर भी एक नियंत्रण है। शीला अपनी आत्मकथा डोंट किल हिम द स्टोरी ऑफ माई लाइफ विद भगवान रजनीश में लिखती हैं कि जब मैं उनके कमरे में दाखिल हुई तो भगवान मेरी तरफ देखकर मुस्कुराए और अपनी बाहें फैला दी। उन्होंने मुझे अपने सीने से लगाया और बहुत धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया और मैंने उनकी गोद में अपना सिर रख दिया। थोड़ी देर के बाद जब मैं चुपके से उठकर जाने लगी तो उन्होंने मुझे फिर बुलाया और कहा कि शीला, तुम कल मुझसे 2:30 बजे मिलने आओगी। यह कहकर मैंने भी सिर हिलाया और उन्होंने मेरे सिर पर अपना हाथ रखा। ओशो अपने हर शिष्य को लकड़ी की बनी एक माला देते थे, जिसमें एक लॉकेट होता था। उनके दोनों तरफ ओशो का चित्र बना हुआ होता था। हर सन्यासी से ये अपेक्षा की जाती है कि हर समय उस लॉकेट को वह पहने रखे। वो हर सन्यासी को एक नया नाम देते थे, ताकि वो भूतकाल में अपने आप को अलग कर सके और भविष्य में अपने आप को ढाल सके। उनके शिष्य नारंगी या लाल रंग के कपड़े ज़रूरी होते थे और वो कपड़े ढीले, ताकि आसानी से शरीर में ऊर्जा का संचार हो सके। ओशो अपना भाषण हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में दिया करते थे। 1972 के दौरान भारत में आने वाले विदेशी पर्यटक उनकी तरफ आकर्षित होने लगे थे। उनकी सचिव लक्ष्मी बहुत सावधानी से उनसे मिलने वालों का चुनाव करती थी। उन सबसे पहले डायनामेकी भी शामिल होने के लिए कहा जाता था और फिर ओशो ने उनकी मुलाकात की जाती थी। शुरुआत में सुबह 6 बजे चौपाटी पर समुद्र तट पर अपना भाषण दिया करते थे। रात में वे किसी हॉल या अपने घर के संबंधित लोगों को ही अपनी बातें सुनाया करते थे। सुनने वालों की संख्या 100-120 बस यही रहा करती थी।
और कभी कभी बढ़कर 5,000 से 8,000 के बीच में हो जाया करती थी। कुछ दिनों के बाद ओशो को मुंबई का जीवन कठिन लगने लगा था। मुंबई की तेज बारिश के कारण उनकी एलर्जी और अस्थमा दिन बर दिन बढ़ते जा रहे थे। उनके विदेशी अनुयायी भी मुंबई की मानसून बारिश के आदी नहीं थे। उन्हें तरह तरह की बीमारियों ने घेरना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने सचिव से मुंबई के आसपास कोई जगह ढूंढने के लिए कहा था। काफ़ी सोच विचार के बाद तय किया गया कि वे पुणे में अपना आश्रम बनाएंगे। पुणे का मौसम बहुत बेहतरीन रहता है और आश्रम के लिए भी बेहतर होगा। उन्होंने आश्रम के लिए कोरेगांव का चुनाव किया था। आनंद शिला लिखती हैं कि पुणे पहुंचने के बाद ओशो ने अपने आप को लोगों से अलग थलग करना शुरू कर दिया था। शुरू में वे आश्रम में लोगों से मिला करते थे। बाद में लोगों के लिए उनसे मिलना बहुत मुश्किल हो गया था। वो अपने इर्द गिर्द काफ़ी मजबूत और भरोसेमंद लोगों को रखना चाहते थे। दरअसल उन्हें मंजूर नहीं था कि कोई उनकी तलाश करे और कोई उन तक पहुँचे। उन्होंने अधिकतर भारतीयों को नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया था। जब लोगों को लगने लगा कि कई लोग काफ़ी जिज्ञासा के कारण उनके आश्रम में आ रहे हैं, तो उन्होंने आश्रम में प्रवेश करने के लिए फीस बढ़ा दी थी। यही नहीं, भारतीय अनुयायियों को उपदेश देने के लिए वो अंग्रेजी भाषा का प्रयोग शुरू कर दिया था। वो हमेशा कुर्सी पर बैठते थे और उनके शिष्य जमीन पर। जल्द ही उन्होंने पुणे में अपने को स्थापित कर लिया था और रोज़ करीब 5,000 लोग उन्हें सुनने के लिए आने लगे थे। पुणे में रजनीश आश्रम के कारण पर्यटन बढ़ने लगा था। आश्रम ने पुणे को दुनिया के नक्शे पर स्थापित करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने पुणे की अर्थव्यवस्था को भी एक स्थायी तत्व प्रदान किया था और शहर में धन और रंगों की बाहर आ गई थी। ओशो के आश्रम में तरह तरह की फिजियोथेरेपी दी जाने लगी और पानी की तरह पैसा आने लगा था। इन थेरेपीज़ में बहुत सारी थेरेपियाँ करते थे। बहुत सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए किया जाता था। भगवान चाहते थे कि हम बिना किसी ईर्ष्या और अधिकार की भावना के काम करें। भारतीय लोगों को इन थेरेपीज़ में भाग नहीं लेने दिया जाता था। हर कोई ये नहीं समझ पाता था कि ओशो की इन थेरेपीज़ में भारतीय लोगों के भाग लेने पर क्यों रोक लगा दी थी। उसने इसके बारे में कई सवाल पूछे गए। उनका तर्क था कि पश्चिम के लोग एक उत्पीड़ित दुनिया से आते हैं। उनका रहन सहन और मानसिकता भारतीय लोगों से बिल्कुल जुदा है। उनको एक सक्रिय थेरेपी की ज़रूरत है, जबकि भारतीय लोगों के लिए निष्कर्ष और शांत ध्यान प्राप्त है। ओशो ने अपने आश्रम को यौन पर्यटन में बदलने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया। ओशो के एक शिष्य रहे टिम गेस्ट अपनी किताब माई लाइफ में वो लिखते हैं कि कई भारतीय उनकी किताब संभोग से संबंधित किताब मानते हैं। इससे उनकी धार्मिकता भावनाओं पर चोट पहुंचती है, क्योंकि इसमें खुलेआम सेक्स के बारे में बताया गया है। ये किताब लिखकर वो सेक्स को दबाने की सोच रखने वाले साधु संतों के दुश्मन बन गए थे। अपने विचारों को खुलेआम अभिव्यक्त करने के लिए उनकी वकालत सेक्सुअल पार्टनर्स बदलने के प्रोत्साहन के रूप में देखा गया था। उन पर आश्रम की महिलाओं में यौन शोषण
का भी आरोप लगाया गया था। थोड़े समय में पुणे में रजनीश आश्रम के कुल क्षेत्र 25,000 वर्ग मीटर में हो गया था। वहाँ पर एक मेडिकल सेंटर भी बनाया गया था जहाँ से दुनिया भर से बड़े बड़े डॉक्टर और नर्सों को रखा गया था। आश्रम में रहने वाले लोगों और पूर्णकालिक मजदूरों के लिए मेडिकल सेवा मुफ्त रखी गई थी। आनंद शीला सिखाती है कि ओशो नहीं चाहते थे कि उस संकुचित जगह पर नवजात बच्चों को रखा जाए, इसीलिए सन्यासियों को गर्भवती होने के लिए हतोत्साहित किया जाता था। ओशो ने आश्रम के कई पदाधिकारियों से गर्भ निरोध ऑपरेशन कराने के लिए भी कहा था, क्योंकि गर्भवती महिलाएं और पैदा हुए बच्चे आश्रम के लिए समस्या बन सकते थे। आश्रम के अंदर बच्चे पैदा करने पर मनाही थी और न ही गर्भवती महिलाएं आश्रम के अंदर आ सकती थी। ओशो अक्सर जवानी की बातें किया करते थे, इसीलिए सन्यासी बहुत खुलकर अपना जीवन वहाँ पर जीते थे। आनंदशील सिखाता है कि मुझे आश्चर्य होता है कि इतने व्यस्त दिनों के बाद भी सन्यासियों को अपनी पर्सनल लाइफ के लिए भी समय मिल जाता था। इस बीच ओशो की बीमारियां बढ़ने लगी थी। उनकी एलर्जी, अस्थमा और पीठ में दर्द भी बढ़ने लगा था और उनका शुगर लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था। अब उन्होंने भाषण देना बंद कर दिया था। उनकी आंखें कमज़ोर होती चली गई थी और किताबें पढ़ने के बाद उनके सिर में एक बार फिर दर्द रहने लगा था। आनंद शीला लिखती हैं कि उन्हें बहुत भयंकर एलर्जी हुई थी। हम उन लोगों को उनके पास आने से रोकते थे और बहुत मशक्क़त करनी पड़ती थी। जिन्होंने वहाँ आते वक्त सेंट लगाया होता था। सुबह से शाम तक भाषणों से पहले हर श्रोता के शरीर को सूंघा जाता था। अगर उनमें कोई परफ्यूम लगाता था तो उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता था। पुणे से भी ओशो का अब दिल भर गया था। उन्होंने अमेरिका में ओरेंग में एक आश्रम बनाने की योजना बनाई थी जिसमें हजारों लोग एक साथ रह सकें। 31 मई 1981 को मुंबई से अपने नए आश्रम के लिए वो रवाना हो गए थे। जहाज की सभी फर्स्ट क्लास की सीटें उनके लिए और उनके निकटी सहयोगियों के लिए बुक कर दी गई थी। उनके साथ उनके 2,500 आश्रमवासियों ने भी अमेरिका का रुख लिया था। इनमें मशहूर फिल्म अभिनेता विनोद खन्ना भी थे। इस बीच ओशो ने 93 रॉयल रॉयस कारें खरीदी, लेकिन यहीं से उनके बुरे दिन शुरू हो गए थे। उनका अमेरिकी सपना ताश के पत्तों की तरह बिखर चुका था। उन पर प्रवासी नियमों का उल्लंघन करने के लिए मुकदमा चला गया और 17 दिन अमेरिका की जेल में उन्हें जाना पड़ा था। जेल से निजात मिलने पर वो अमेरिका छोड़ने के लिए राजी हो गए थे। इसके बाद उन्होंने कई देशों के शरण लेने की कोशिश की, लेकिन एक के बाद एक कई देशों ने उनका देशों में आने के लिए इनकार कर दिया गया था। आखिरकार वो अपने देश भारत वापस आने के लिए मजबूर हो गए थे। 19 जनवरी 1920 में उन्होंने यात्रा मात्र 58 साल की उम्र से इस दुनिया से अलविदा कह गए थे। पुणे में उनके निवास लाउजू हाउस में उनकी समाधि बना दी गई थी और टॉम्ब स्टोन पर लिखा गया था, ओशो जो न कभी पैदा हुए और न कभी मरे। उन्होंने 11 दिसंबर 1931 और 9 जनवरी 1990 के बीच में इस धरती पर सिर्फ
यात्रा की थी। और इसी तरह ओशो तो इस दुनिया से चले गए, मगर उनकी लिखी किताबें और उनकी कही बातें आज भी हमारे आसपास कहीं ना कहीं सुनने और देखने के लिए मिलती हैं। इसीलिए ओशो के विचारों पर अगर हम चलते हैं तो जीवन को एक अलग दिशा में देखते हैं। उन्होंने इंसान को इंसान से मिलाने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि सबको प्यार से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, चाहे वो इंसान हो, जानवर हो, पेड़ हो, पौधे हों, सभी के साथ। उनका मानना था कि जीवन एक बार मिलता है, उसे खुलकर जीना ही, जीकर अपनी यात्रा को पूरा करके यहाँ से चले जाओ। वो अंधविश्वास के बहुत खिलाफ थे, इसीलिए बहुत से देशों में उनका जाना भी बैन हो गया था, मगर आम जनता ने उन्हें बहुत प्यार दिया था। ये थी ओशो की कहानी। कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही ओशो की किसी और नई कहानी के साथ। धन्यवाद।